राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनल सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की क्लास में अपन यूपीएससी सीसेट 2019 के पेपर पे चर्चा करने वाले हैं। 2019 के अंदर जितने भी क्वेश्चन मैथ के आए थे उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, उनके डिटेल सोल्यूशन को आज हम देखने वाले हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। यूपीएससी 2019 सीसेट का ये पेपर है और इसके अंदर अपने पास जो पहले नंबर का क्वेश्चन मिला था वो क्वेश्चन ये था, जिसमें आपको 5 की काउंटिंग करके बतानी थी। क्वेश्चन क्या था एक बार पढ़ लेते हैं, फिर करने का तरीका देखते हैं। लिख रहा है कि 1 से 1000 तक पूर्णांक संख्या लिखते समय अंक 5 जितनी बार आएगा वह संख्या है। मतलब 1 से 1000 तक लिखो और उसमें देखो 5 कितनी बार आता है, काउंट करके बताना है। तो इस तरीके से आप 1 से 1000 तक लिखेंगे और काउंट करेंगे तो टाइम क्या होगा, खराब। तो तरीका क्या होगा, एक एक करके सीखते हैं। पहले 1 से 1000 तक ना देखकर मैं आपसे कहता हूं कि सर 1 से 100 तक 5 कितनी बार होगा, 5 कहां कहां आएगा, उन सबको काउंट कैसे करेंगे। तो हम सोचेंगे सर 5 कहां कहां मिलेगा। सर 5 पे मिलेगा, 5 के बाद कहां मिलेगा, 15, 15 के बाद 25, 25 के बाद 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। यहां 5 हर जगह अवेलेबल है। साथ साथ आप जब काउंटिंग करोगे 50, 51, 52, 53, इसमें भी आपको 5 मिलेगा। तो कहां कहां और मिलेगा सर, 50, 51, 52, 53, 54, 55 तो हमने पहले ही ले लिया है, 56, 57, 58, 59। मतलब 1 से 100 तक देखा जाए तो 5 हमें यहीं यहीं पे मिलेगा। इनको हम काउंट कर लेते हैं कि 1 से 100 के बीच में 5 कितनी बार है। तो हमने कहा एक बार 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और यहाँ 5 कितनी बार है, 2 बार। तो 18 और 2 कितना, 20 बार। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, मैं सिंपल ऐसा कह सकता हूँ कि सर 1 से 100 के बीच में 5 टोटल कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। क्लियर है। अब यहां पे हम आगे बढ़ेंगे, 100 से बढ़ो सर 101 से। अगर मैं 199 तक बात कर लूं, कहां तक बात कर लूं, 199 तक, तो आपको पता है कि सर यहां पे 5 कितनी बार आएगा। तो सर 1 से 100 के बीच में अगर 20 बार 5 आया है तो 101 से 199 तक भी 20 बार ही 5 आएगा। कैसे। तो सर अगर मैं यहां पे 100 वाली चीजें हटा दूं, जैसे ये इकाई दहाई सैकड़े 3 अंकों में हो रहा है, तो मैं कहूंगा 5 कहां कहां आएगा। तो सर 105 पे आएगा, 115 पे, 105, 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195, फिर 150, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59। तो यहां पे भी 5 टोटल कितनी बार आएगा, 20 बार ही आएगा। तो हमने कहा कि सर यहां भी 5 कितनी बार आएगा, 20 बार। अब इसके आगे फटाफट लिखते चले जाओ। सर अगर 200 से मैं 299 तक बात करूं तो यहां भी 5 कितनी बार आएगा, 20 बार। सेम मैं 300 से 399 तक बात करूं तो यहां भी 5 कितनी बार आएगा, 20 बार। वैसे ही मैं 400 से 499 तक बात करूं तो यहां भी 5 कितनी बार आएगा, 20 बार। लेकिन अब समझना यहीं पे है, कहां पे, तो यहां पे समझना है कि अगर मैंने आपसे कहा कि सर 500 से 599 तक बात करूं तो 5 कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे सर 20 बार तो आएगा ही आएगा। और 20 बार कहां आएगा, तो सर अगर मैंने सिर्फ, देखो ये इकाई है, दहाई है, ये सैकड़ा है, सैकड़े के स्थान पर भी 5 मिल रहा है और सैकड़े के अलावा यहां पे भी 5 मिलेगा। तो यहां पे 5 तो टोटल 20 बार मिलेगा। और 500 से 599 तक टोटल कितनी संख्या होती है, 100 बार। तो जब आप सीरीज शुरू करोगे 500, 501, 502, 503, 504, तो सैकड़े के स्थान पे भी आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो आपने कहा सर 20 बार तो कहां मिलेगा, इकाई और दहाई पे। 20 बार तो कहां मिलेगा, इकाई और दहाई पे। और 100 बार कहां मिलेगा, सैकड़े पे। तो आप क्या कहोगे सर 500 से 599 के बीच टोटल 120 बार 5 आएगा। अब इसके बाद वापस वही, अगर मैं 600 से 699 तक बात करूं तो 20 बार ही मिलेगा, क्योंकि यहां सिर्फ इकाई और दहाई पे मिलेगा, सैकड़े पे नहीं मिलेगा। वैसे ही 700 से 799 तक बात करूं तो टोटल कितनी बार, 20 बार। सेम मैं 800 से 899 तक बात करूं तो यहां पे भी टोटल कितनी बार, 20 बार। और वैसे ही मैं 900 से अगर मैं 1000 ले लूं तो 1000 तक भी टोटल कितनी बार, 20 बार। इस तरीके से काउंटिंग करना था। तो मुझे पता चल गया 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 120, टोटल कितना हो गया, 300। तो आपने कहा टोटल 5 कितनी बार आएगा, 300 बार आएगा, अगर 1 से 1000 तक लिखकर काउंटिंग की जाए तो। क्लियर है बात। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये भी आसान सा पर बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है ए और बी दो भारी स्टील का ब्लॉक है, दो ब्लॉक है स्टील का, ए और बी नाम दिया गया। आगे कह रहा है यदि बी को ए के ऊपर रखा जाता है, सुनना मेरी बात को गौर से, ये ए नाम ए है और ए के ऊपर क्या रखा जाता है, बी स्टील को रखा जाता है, बी ब्लॉक का स्टील रखा जाता है। तो कहता है वजन 60% बढ़ जाता है। कहने का मतलब क्या कि मान लो ए का वजन पहले 100 रहा होगा, ए का वजन पहले क्या रहा होगा 100, ठीक है। ये एक ब्लॉक है ए नाम का, इसका वजन पहले 100 रहा होगा। जैसे ही इसके ऊपर मैं बी नाम का ब्लॉक रखता हूं तो वजन 100 से बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 60 बढ़ गया। तो कहने का मतलब अब जो कंप्लीट वजन होगा यहां से यहां तक वह कितना हो जाएगा 160, वह कितना हो जाएगा 160। क्या ये बात क्लियर है कि ये 100 था, जैसे ही इसके ऊपर बी डाला तो 60% बढ़ गया, 100 में 60% बढ़ाने का मतलब 100 से अब यह टोटल वेट क्या हो गया 160। तो मुझे बताओ ए का वजन अगर 100 था, ए प्लस बी का वजन 160 हो गया, तो सर बी का वजन कितना होना चाहिए 60। ये चीज यहां से क्लियर हो गई। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है, बी को ए के ऊपर से हटा दो, बी को हटा दो, ठीक है, अच्छी बात है। तो ए बी की कुल वजन के सापेक्ष में कितने की कमी आएगी, आपसे ये कह रहा है। तो बताओ ए और बी के कुल वजन के सापेक्ष में वजन में कितने की कमी आएगी। तो आप सीधी सी बात कहोगे सर बी का वजन कितना है 60 और कह रहा ए और बी के सापेक्ष में, तो ए और बी दोनों मिलाकर कितना है सर 160 और प्रतिशत में बोल रहा है तो सर किसका गुना 100 का। यहां से काटिए 20 से 3 बार, 20 से यह वैल्यू कितनी बार 8 बार, थोड़ा सा और सरल करो 4 से 2 बार और 4 से यह कितनी बार 25 बार, 25 का 3 गुना 75 और बटा 2% की कमी। इसी को सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे 37.5% की क्या आ जाएगी कमी, 37.5%। ऑप्शन नंबर डी अपने क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है, लैंग्वेज था, बस लैंग्वेज समझना था। अगले को देखिए। अब ये देखिए लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन डिविजिबिलिटी का है, नंबर सिस्टम का है, आपको विभाजकता का नियम पता है, तुरंत उड़ा दोगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो। किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को एक विशिष्ट पहचान संख्या नियत की गई। आपसे कह रहा है कि कोई विद्यालय है जिसमें हर एक व्यक्ति को एक संख्या निर्धारित कर दिया गया उसकी पहचान के लिए। क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी फुटबॉल का खिलाड़ी है यदि और केवल पहचान संख्या क्या है 4 से विभाज्य है। मतलब जो जो बच्चा फुटबॉल खेलता है ना या फुटबॉल का खिलाड़ी है उसमें 4 का भाग लग जाएगा, ऐसा कहना चाह रहा है। क्लियर है। क्या कह रहा है, जबकि एक विद्यार्थी क्रिकेट का खिलाड़ी है और यदि और केवल पहचान संख्या क्या है 6 से विभाज्य है। मतलब जो जो बच्चा क्रिकेट खेलता है उसमें 6 का भाग लग जाएगा। आपसे ये कहना चाह रहा है कि एक विद्यालय में ऐसा बच्चा जो सिर्फ फुटबॉल खेलता है उसमें 4 का भाग लग जाएगा और जो क्रिकेट खेलता है उसमें 6 का भाग लग जाएगा, ऐसा कहना चाह रहा है। यहां तक की कहानी कंप्लीट है। अब आगे क्या कह रहा है, 1 से 100 तक की प्रत्येक संख्या किसी न किसी विद्यार्थी के लिए नियत की गई है। 1 से 100 तक जितनी भी संख्या है वो किसी न किसी के लिए निर्धारित की गई है। कोई संख्या क्रिकेट के लिए, कोई संख्या फुटबॉल के लिए, ऐसे निर्धारित किया गया है। तो उनमें से कितने विद्यार्थी क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल भी खेलते हैं। मतलब ऐसे विद्यार्थी कौन कौन से हैं या कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्रिकेट भी खेलना पसंद करते हैं और फुटबॉल भी खेलना पसंद करते हैं, ये आपको बताना है। तो मुझे एक बात बताओ, आप खुद सोचो यहां पे। सर सबसे पहले फुटबॉल खेलने वाले 4 से विभाजित होते हैं, क्रिकेट खेलने वाले 6 से विभाजित होते हैं। तो दोनों खेलने वाले किससे विभाजित हो जाएंगे, तो सर इनका एलसीएम ले लेंगे 4 और 6 का। 4 और 6 का एलसीएम कितना होगा 12। मतलब ऐसा बच्चा या फिर ऐसा संख्या जिसमें 12 का भाग लग जाएगा वह फुटबॉल भी खेलता होगा और क्रिकेट भी खेलता होगा। ये बात क्लियर हो गई, बोलोगे जी सर। अब हमसे कह रहा है कि कहां से कहां तक नंबर डिसाइड करना है, तो सर 1 से 100 तक के बीच में देखना है। तो 1 से 100 तक के बीच में काउंट कर लो कि सर 12 से भाग लगने वाले कौन कौन सी संख्या है। तो सर पहली संख्या तो 12 होगी, दूसरी 12 दूना 24, तीसरा 12 तिया 36, चौथा 48, फिर कितना 60, फिर कितना 72, फिर कितना 84, फिर कितना 96। यहीं तक तो होगा कि सर 12 से ऐसा नंबर कौन कौन सा है जो 1 से 100 तक के बीच में कट सकता है। तो 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96। तो मतलब फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलने वाले टोटल कितने विद्यार्थी होंगे या कितने बच्चे होंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमसे यही पूछ रहा था। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 8। क्लियर है, बहुत बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन था। चलिए भाई अगले को देखते हैं। अगले में क्या कह रहा है, जब एक धाविक किसी दौड़ में 12 किलोमीटर दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही थी,
धाविका है, 12 किलोमीटर दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही थी, तब उसे यह बताया गया कि उसने दौड़ का 80% हिस्सा क्या किया है, कंप्लीट कर लिया है। मतलब 12 किलोमीटर दौड़ने के बाद उसको यह पता चला कि उसने टोटल 80% ही अभी दौड़ कंप्लीट किया है। तो आपको बताना है इस स्पर्धा में इस धाविका को कितने किलोमीटर दौड़ना था। तो सीधी सी बात है सर, 12 किलोमीटर दौड़ा तो कितना परसेंट के बराबर था, 80%। हमसे यही तो कह रहा है कि सर कितना टोटल दौड़ लगाना है, तो सर 100% का मान निकाल दीजिए, बात खत्म। सर मैं काटूंगा 20 से 4 बार, मैं काटूंगा 20 से सर 5 बार, मैं काटूंगा 4 से कितनी बार, 3 बार, और 5 में 3 का गुना कितना, 15 किलोमीटर। मतलब टोटल जो दौड़ लगानी है वो कितने किलोमीटर की लगानी है, 15 किलोमीटर की, और यही हमसे पूछना चाह रहा है। इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, चौथे पांचवे को देखिए। अब ये भी आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में है, तो लैंग्वेज को हम पढ़ेंगे, डेटा लिखेंगे, फिर उसके हिसाब से ऑप्शन ढूंढेंगे। क्या कह रहा है, राजू के पास 9000 है, ठीक है भाई, वह एक मोबाइल हैंडसेट खरीदना चाहता है। मतलब राजू नाम का व्यक्ति है, टोटल 9000 है, और वह एक मोबाइल खरीदना चाहता है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसके पास हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि का 75% है। मतलब आपसे यह कहना चाह रहा है कि 9000 कितने परसेंट के बराबर है, 75%। उसके पास 9000 है, वो मोबाइल खरीदना चाहता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जितने भी मोबाइल आएगा ना, उसका 75% पैसा ही उसके पास है। मतलब 9000 75% के बराबर है। इसलिए वह एक मित्र से 2000 रुपए क्या करता है, उधार ले लेता है। ठीक है भाई, तो 9000 थे, 2000 उधार ले लिया, तो अभी उसके पास टोटल कितने हो जाएंगे, 11000। अब इसके बाद ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या इस डेटा के अकॉर्डिंग सही बैठेगा। तो चलो एक एक करके लिख लेते हैं। राजू के पास अभी कितना है सर, कितना था, 9000, बोलो हाँ या ना। ठीक है सर। दोस्त से कितना उधार लिया सर, उधार सर लिया 2000, तो सर टोटल उसके पास कितने हो गए सर, 11000 हो गए। उसके पास टोटल अभी कितने हैं, 11000 है। अब देखो आपसे क्या कहा कि सर ये 9000 75% के बराबर है। सुनना मेरी बात को गौर से, कि सर 9000 75% के बराबर है, तो मैं 100% का मान निकाल लूं, ताकि 100% का मान पता चलते ये पता चल जाएगा कि मोबाइल का दाम कितना है, मोबाइल आएगा कितने रुपए में। जी सर, 25 से यह 3 बार, 25 से यह 4 बार, और 3 से मैं काटूंगा ये 3000 बार। तो आपने कहा 4 तिया कितना हजार, 12000। अब इसका मतलब क्या है सर, जो मोबाइल खरीदना चाह रहा है ना, वह मोबाइल कितने रुपए का है, 12000 रुपए का, और उसके पास कितने रुपए हैं, 11000 रुपए है। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है कि मोबाइल 12000 का है और उसके पास टोटल उधार लेने के बाद कितने हैं, 11000 है। अब 4 ऑप्शन को पढ़ेंगे, जो सही होगा उस पर उत्तर लगाएंगे। पहला ऑप्शन कह रहा है कि राजू के पास अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। जी सर, हैंडसेट आएगा 12000 का, है उसके पास 11000, तो क्या पर्याप्त राशि है, नहीं है ना। तो सर ये पहला पॉइंट तो सही बोल रहा है। अगला देखो, अब वैसे आगे सब गलत ही हो जाएगा, पर फिर भी चेक कर लो। राजू के पास ठीक उतनी ही राशि है जितना हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक है। नहीं, हैंडसेट खरीदने के लिए 12000 चाहिए, राजू के पास 11000 है, तो क्या ये वाली बात सही है, नहीं। तीसरा कह रहा है कि राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है और वह हैंडसेट खरीदने के बाद 500 रुपए बचा लेता है। नहीं सर, यह बात भी गलत है। चौथा कह रहा है कि सर राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि और खरीदने के बाद 1000 रुपए बचा लेता। नहीं, ये भी बात गलत है। पहला सही है कि राजू के पास इतना पैसा नहीं है कि वह उस हैंडसेट को खरीद पाए। क्लियर है भाई। चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, वर्ष 2002 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 है, जबकि 2010 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की क्या है, आधी है। तो मीनू का जन्म कौन से वर्ष में हुआ था, इनमें से आपको बताना है। देखिए सर, 2 लोग हैं, एक तो मीनू जी है और एक मीरा है। ठीक है सर, 2002 की बात करें तो 2002 के अंदर क्या कह रहा है, इसकी उम्र इसकी 1/3 है। मतलब अगर ये 3 होगा तो इसका 1/3 है, 1 होगा, बोलोगे जी सर। और 2010 की बात की जाए तो 2010 में क्या कह रहा है, इसकी उम्र इसकी आधी है, तो मान लो अगर ये 2 है तो यह कितनी होंगी, 1 होंगी। यहां तक की कहानी क्लियर। अब देखो, मैंने आपको हमेशा समझाया है किसके अंदर, तो सर एज वाले चैप्टर के अंदर, कि हमेशा ध्यान देो कि सर यहां कितने साल का गैप आ रहा है। सर 8 साल का गैप आ रहा है, 8 साल ही तो, 2002 से 2010 8 साल का गैप आ रहा है। तो सर
मीनू के एज में भी 8 साल का गैप आएगा और मीरा के एज में भी 8 साल का गैप आएगा, होगा या नहीं होगा? कि ये यहां जितने वर्ष की होगी उसमें 8 साल बढ़ाकर ये आएगा, ये यहां जितने वर्ष की होंगी इसमें 8 साल बढ़ा के आएगा, मतलब दोनों में गैप 8-8 साल का होगा। तो मैंने कहा कि सर इनके रेशियो का गैप भी बराबर होना चाहिए। अब आप खुद चेक करो, सर इनके रेशियो में अंतर 0 का है, इनके रेशियो में अंतर कितने का है? 1 का है। तो रेशियो का गैप बराबर नहीं है, तो पहले गैप बराबर कर लो। गैप बराबर करने का तरीका क्या सिखाया था भाई? सर इनका अंतर ले लो, कितना आ गया? 2। सर इनका अंतर ले लो, कितना आ गया? 1। अब इस वाले से इसमें गुना कर दो, इस वाले से इसमें गुना कर दो, गैप अपने आप बराबर हो जाएगा। लीजिए सर इसमें 1 का गुना करके टाइम क्यों खराब करें, क्योंकि सर इसमें 1 का गुना करेंगे तो वैल्यू यही आएगा, लेकिन यहां जब मैं 2 का गुना करूंगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, यह 2 हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा? 4। अब गैप आप चेक कर लो, सर यहां गैप 1 से 2 हुआ 1 का है, यहां गैप 3 से 4 हुआ 1 का है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 का गैप है, हमारे अकॉर्डिंग 8 साल का गैप है। तो सर 1 का मान 8 साल, तो रेशियो का मान कितना आया? 8 साल। तो मुझे पता चल गया, मुझे यह पता चल गया कि रेशियो का मान कितना है सर? 8 साल। अब इसका मतलब क्या है कि सर मैं यहां से मीनू का और मीरा का दोनों का एज निकाल सकता हूं। चलिए सर निकाल लेते हैं। जैसे मैं यहां पे निकालना चाहूं कि 2002 में मीनू कितने की थी, तो 8 गुना 8 1 साल, 8 साल। मीरा कितनी की थी, तो 8 3 24 वर्ष की। मैं अगर 2010 में निकालना चाहूं कि सर मीनू कितने की थी, तो 8 और 2, ये रेशियो अब ये हो गया, 8 दूनी कितना? 16 साल। और मीरा कितने की थी, तो 8 चौका 32 साल की। ये मैंने निकाल लिया कि रेशियो का मान 8 आते ही मुझे पता चल गया 2002 में ये 8 साल की, ये 8 3 24 साल की, 2010 में ये 8 दूनी 16 और ये 8 चौका 32 साल की, ये मुझे पता चल गया। लेकिन हमसे पूछा जन्म के समय, तो आप देखो 2002 में किसकी बात कर रहा है सर? मीनू की बात कर रहा है। 2002 में मीनू कितने की थी? 8 साल की थी। तो जन्म का समय मतलब 0 वर्ष की बात होगी। तो सर 2002 से 8 साल पहले चले जाते हैं। 2002 से कितने साल पहले चले जाते हैं सर? 2002 से कितने साल पहले चले जाते हैं? 8 साल पहले। तो अगर 2002 में 8 साल में घटा दूंगा तो कहां पहुंचूंगा? 1994 में। मतलब जो उसका जन्म हुआ था, किसका जन्म? मीनू का, वह कब हुआ था? 1994 में हुआ था। कि मैं सिंपल आपसे पूछूं, अभी मैं 10 साल का हूं तो मेरा जन्म कब हुआ होगा? तो सर अभी 2026 है, तो 10 साल पहले, कहने का मतलब 2016 में। तो वही वाली बात है। अभी मीनू कितने की है? 8 की है, तो सर 8 साल पहले चले जाएंगे, कब से? 2002 से। तो 2002 में 8 साल कम करते ही 1994। क्लियर है? चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है? राकेश और राजेश एक साथ मिलकर 10 गेंद और 10 रैकेट खरीदता है। गेंद को मैं x मान लेता हूं, गेंद की संख्या क्या मान लेता हूं, या गेंद को x मान लेता हूं, और रैकेट की बात कर रहा है, रैकेट को क्या मान लेता हूं? y मान लेता हूं। तो मुझे यह पता चल गया कि 10x और 10y, ठीक है। या फिर एक काम करो ना, x y क्यों मान रहे हो? सिंपल आपसे कह रहा है राकेश राजेश ने एक साथ मिलकर 10 गेंद और 10 रैकेट खरीदा, तो गेंद को b ले लो, 10 बॉल और 10 रैकेट खरीदा, ठीक है। एक गेंद ₹20 का, तो 10 गेंद 10 बी का, एक रैकेट ₹8 का, तो 10 रैकेट ₹8 का। तो दोनों मिलाकर कितना खर्च करते हैं इस पे? यह 1300 और यह 1500, तो टोटल खर्च कितने का है सर? 2800 का है। तो आपसे यह कहना चाह रहा है कि 10 बॉल और 10 रैकेट का दाम कितना है? 2800 रुपया है। आगे क्या कह रहा है? एक रैकेट की कीमत एक गेंद की क्या है? 3 गुनी है। तो रैकेट की कीमत गेंद की कीमत से क्या है? 3 गुनी है। अगर यह 1 है तो यह इसका 3 गुना 3 है, और यह एक गेंद एक की बात हो रही है, कहने का मतलब प्रत्येक गेंद की बात हो रही है। प्रत्येक का यह मूल्य है, प्रत्येक का मूल्य का मतलब प्रत्येक का यह प्राइस है कि सर अगर गेंद ₹1 का आएगा तो रैकेट कितने का आएगा? ₹3 का आएगा। ऐसा क्वेश्चन में हमसे कहा गया प्रत्येक रैकेट की कीमत प्रत्येक गेंद की कीमत की क्या है? 3 गुनी है। तो मुझे एक बात बताओ, सुनना मेरी बात को गौर से। सर एक रैकेट का दाम कितना है? ₹3, और यहां टोटल कितने रैकेट है? 10, तो 10 रैकेट का दाम कितना होगा सर? ₹30। एक गेंद का दाम कितना है? ₹1, और यहां गेंद कितने हैं? 10, तो 10 गेंद का दाम कितना होगा? ₹10। तो टोटल इन दोनों को मिला देंगे तो कितना रुपया बनेगा? ₹40। और इसी ₹40 का मान यहां कितना दिया है? 2800। तो बताओ सर यह कितनी बार में कट जाएगा? 70 बार में। 0 से 0 और 4 से काट दूंगा, 70 बार में। मतलब रेशियो का मान कितना आया? 70। हमसे क्या पूछा? एक रैकेट की कीमत बताएं। तो एक रैकेट की कीमत कितनी है? 3।
एक रैकेट की कीमत कितनी है 3, रेशियो का मान कितना है 70, 3 में 70 का गुना किया तो एक रैकेट कितने रुपए का है 210 रुपए का, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है सी में। ऑप्शन नंबर सी अपने क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। बढ़ते अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। किसी क्लब में सभी सदस्य मुंबई गए और एक होटल में रुके। पहले दिन 80% खरीदारी के लिए गए और 50% पर्यटन के लिए गए, जबकि 10% क्या कर रहे हैं, होटल में ही विश्राम कर रहे हैं। तो उपयुक्त आंकड़ों से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये आपको बताना है। तो वेन डायग्राम का है, देखो समझने की बात है कि सर टोटल जितने भी लोग गए उसमें से 80% तो क्या है, खरीदारी के लिए चले गए और 50% क्या है, पर्यटन के लिए चले गए, ट्रैवल के लिए चले गए, ऐसा मान लो, और 10% लोग क्या है, होटल में ही रह गए। तो देखो वेन डायग्राम बनाए तो हमसे ये कह रहा है, सुनना मेरी बात को बहुत गौर से, कि सर 80% लोग शॉपिंग के लिए चले गए। तो सर ये पूरा वेन डायग्राम किसका होगा, ये पूरा सर्कल किसका होगा, शॉपिंग का। सर कह रहा है 50% पर्यटन के लिए गए, तो ट्रेवल के लिए कितना हो गया सर 50%। अब मुझे ये नहीं पता कि सर कितने ऐसे हैं कि सर जो ट्रैवल के लिए भी जा रहे हैं और शॉपिंग के लिए भी जा रहे हैं, तो मैं यहां पे मान लेता हूं कि वह टोटल कितने हैं, एक्स है। एक्स ऐसे इतने एक्स ऐसे लोग हैं जो शॉपिंग के लिए भी जाते हैं और ट्रैवलिंग के लिए भी जाते हैं, उनको मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में कह रहा है कि 10% लोग तो विश्राम कर रहे हैं, मतलब कहीं गए ही नहीं गए। तो अगर टोटल 100 लोग होंगे, 100 में से 10% कहीं नहीं गए, तो ये जो डेटा होगा यह कंप्लीट कितने का डेटा होगा, 90 लोगों का, 90% लोगों का। बोलोगे जी सर। तो बस अब काम हो गया। कैसे, तो सुनना मेरी बात को गौर से। मैंने कहा ऐसे ऐसे लोग जो शॉपिंग भी कर रहे हैं, ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, वह कितने हैं, एक्स हैं। और शॉपिंग वाले कितने हैं, तो सर 80 है। तो मैं पूछूं केवल शॉपिंग वाले कितने होंगे, तो इसमें से इसको घटा दोगे, आप क्या कहोगे, 80 माइनस एक्स। मैं पूछूंगा केवल ट्रैवल वाले कितने होंगे, तो आप क्या कहोगे, 50 माइनस एक्स। और मुझे पता है कि ये सारा डेटा मिलाकर कितने परसेंट के बराबर है, कितने के बराबर है, 90 के बराबर। क्यों, क्योंकि टोटल 100 है, 100 में से 10 लोग गए नहीं, 10% लोग गए नहीं, तो टोटल 90% लोग ही या तो शॉपिंग पे जा रहे हैं, या तो ट्रैवल पे जा रहे हैं, या दोनों पे जा रहे हैं। तो आपने कहा इनका टोटल डेटा कितना होगा, तो आपने कहा 80 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 50 माइनस एक्स, और यह किसके बराबर, 90 के बराबर। सॉल्व करोगे इससे ये कट जाएगा, तो सर यह 130 होगा, माइनस कितना एक्स और बराबर कितना 90। तो यहां से एक्स का मान क्या होगा, तो 130 माइनस 90, कहने का मतलब कितने, 40। मतलब 40% लोग ऐसे हैं जो या तो शॉपिंग पे जाते हैं, या फिर सॉरी शॉपिंग और ट्रैवल दोनों पे जाते हैं। अब हमसे कहा कि सर पहला स्टेटमेंट क्या है कि 40% सदस्य खरीदने के साथ, खरीदारी के साथ साथ पर्यटन के लिए भी गए। जी सर बिल्कुल, 40% लोग ऐसे हैं जो खरीदारी के पे भी गए और पर्यटन पे भी गए, यही डेटा तो हमने निकाला। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन क्या है सर, सही है। दूसरा क्या कह रहा है, 20% सदस्य केवल खरीदारी के लिए गए। नहीं सर, केवल खरीदारी की बात करें तो सर ये डेटा कितना है, 40 है। सर 80 में से 40 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 40। नहीं सर, 20% केवल खरीदारी के लिए नहीं गए, 40% केवल खरीदारी के लिए गए, तो सर ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो यहां से सही उत्तर क्या होगा, ओनली फर्स्ट। ओनली फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। क्लियर है, ये परसेंटेज के अंदर आपको करा रखा है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 2 अंकों की घन पूर्ण संख्या का इसके अंकों को उत्क्रमित करने से बनी संख्या से अनुपात 4:7 है। लिख रहा है द रेशियो ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर टू ए नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग। अच्छा, अंकों को पलट दिया, तब 2 अंकों के, पहले जो 2 अंकों की संख्या थी और बाद में 2 अंकों की संख्या है, उसका रेशियो 4 और 7 है। तो हम सब जानते हैं सर 2 अंकों की संख्या लिखने का तरीका क्या होता है, 10x प्लस वाई। अब कहा इनके अंकों को बदल दो, तो सर x की जगह y और y की जगह x, तो रेशियो कितना बनता है, 4 और 7, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहां से इनको सॉल्व करके x और y में संबंध निकाल लेते हैं, गुना करो। तो आपने कहा सर ये 70x हो गया प्लस 7y हो गया, यहां गुना करो तो आपने कहा सर 40y हो गया और प्लस 4x हो गया। सॉल्व करिए सर ये 4x प्लस का इधर माइनस का आएगा, तो 70 में से 4x घटाओगे 66x, 7y प्लस का इधर माइनस का जाएगा, तो आप जैसे ही यहां घटाओगे, क्या घटाओगे, तो सर 40, ये 70, ये 7y, ये 40 और ये 4x। ठीक है भैया, इसमें से आप जैसे ही घटाओगे तो यह वैल्यू कितना बचेगा, 33y बचेगा। इनको सॉल्व करोगे तो सर x बटा y कितना आएगा, तो आप क्या कहोगे, या फिर इनको काट लो डायरेक्ट ही।
आपने कहा सर ये 33 से एक बार, यह 33 से दो बार, तो 2x किसके बराबर है, y के बराबर है। तो यहां से x और y का रेशियो क्या निकल कर आएगा, तो आप कहोगे सर x का मान क्या होगा, तो सर इसके गुना में 1 है तो 1, और y का मान क्या होगा 2। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है कि सर x और y का मान कितना आ गया, x और y का रेशियो कितना आ गया, 1 और 2। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे रेशियो नहीं पूछा अंकों का, हमसे क्या कह रहा है, ऐसे कितनी संख्याएं, ऐसे युग्मों की संख्या कितनी होगी, मतलब ऐसी कितनी संख्या है, सुनना मेरी बात को गौर से, हमसे यह पूछ रहा है ऐसी कितनी दो अंकों की संख्या है जो लिखकर उनके अंकों को बदलकर भाग लगाए तो रेशियो 4 और 7 आ जाए। तो एक तो यही हो जाएगा, एक तो यही हो जाएगा। कैसे, तो रखो सर, x की जगह मैंने क्या रखा, 1 रखा तो 10, y की जगह मैंने 2 रखा तो 10 और 2 12, 12 है, 12 को उल्टा कर दो, अंकों को उलट दो तो 21 आया, और इनको काटोगे तो 4 और 7 आ जाएगा। बोलोगे जी सर, तो एक पेयर तो यही संभव है। अगला क्या है, तो गुना करते जाओ। सर दोनों में 2 का गुना कर दे तो 2 और 4 ले सकते हैं। बोलोगे जी सर चेक कर लेते हैं, चलिए गुना करिए। तो सर संख्या होंगी 10 दूनी 20 और 4 कितना 24, और 24 के अंकों को उलट दें तो सर कितना होगा 42। इनको काट के देखें सर, 4 से कितनी बार 6 बार, और 4 से सॉरी 6 से कितनी बार सर 4 बार, और 6 से कितनी बार 7 बार। जी सर इसका भी रेशियो बन रहा है 4 7, तो ये भी चल जाएगा। फिर इनमें 3 का गुना कर ले, ये 3 और 6 ले ले। अब चेक करें सर 10 में 3 का गुना 30, और ये 36, 36 के अंकों को उलट दो सर 63। क्या ये कट जाएगा, जी सर 9 से 4 बार, 9 से 7 बार। अब भी रेशियो 4 और 7 का बन रहा है, तो ये भी पेयर काउंट हो जाएगा। सर इसमें 4 का गुना कर लीजिए, 4 और 4 दूनी 8, 4 और 4 दूनी 8। अब रख के देखो x की जगह 4, तो 40 और 8 48, और 48 का उल्टा कर दो अंकों का तो 84। इनको काट के देखो सर कट जाएगा क्या, जी सर 12 से 4 बार, 12 से कितनी बार 7 बार, तो ये भी रेशियो काउंट हो जाएगा। मतलब x का मान 4 और y का मान 8 ले सकते हैं। अब यहां 5 का गुना करो तो सर ये 5 और 10। अब चेक करो सर यहां 5 रखा तो सर कितना हुआ 50, और 10 कितना सर 60, और 60 के अंकों को उल्टोगे तो सर 0 और 6 आ गया। क्या इनका रेशियो 4 और 7 आ रहा है, नहीं, तो सर यहां नहीं आएगा, मतलब इसके बाद नहीं आएगा। टोटल यही 4 संख्याएं संभव है, टोटल यही 4 संख्या संभव है। पहली संख्या क्या संभव है, तो 10 में 1 का गुना 10 और 2, पहली संख्या 12, 12 के अंकों को उलट दोगे तो रेशियो 4 7। दूसरी संख्या कितना है सर 24, कैसे 10 गुना 2 20, 20 4 24, 24 को उलट दोगे तो 42, 24 बटा 42 का रेशियो क्या आएगा 4 7। फिर तीसरी क्या होगी 36, 36 को उल्टा करोगे 6 3, उसका रेशियो आएगा 4 7। फिर चौथा क्या होगा 48, 48 का उल्टा करोगे कितना 84, उसका रेशियो आएगा 4 7। तो यही 4 संख्या संभव है। तो हमसे कहा ऐसे कितने पेयर संभव है, तो आपने कहा ऐसे 4 पेयर संभव है। ये इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही सही उत्तर। चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा किसी परीक्षा में ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए और बी ने ए से 5% अंक कम प्राप्त किए। तो सर क्या कह रहा है कि अगर ए को 100 मिल रहा होगा तो बी को 5% कम, कहने का मतलब 95 मिल रहा होगा। थोड़ा सा सरल कर दो तो सर 5 से या 19 बार, और 5 से या कितनी बार 20 बार। मतलब ए को जो धन मिलेगा वह 20 के रेशियो में, बी को धन मिलेगा 19 के रेशियो में। और क्वेश्चन में कह रहा है ए को बी से कितना अधिक मिला, 20 अधिक मिला। तो यहां कितना अधिक मिल रहा है, ए को बी से यहां कितना अधिक मिल रहा है, 1 अधिक मिल रहा है। तो 1 का मान कितना है 20, मतलब रेशियो का मान कितना आया 20। तो मैं पूछूं बी को कितना मिला, तो 19 का 20 गुना कितना सर 380। मैं पूछूं ए को कितना मिला, तो 20 का 20 गुना कितना सर 400। हमसे क्या पूछ रहा है, बी को कितने अंक मिले, तो बी को 380 अंक मिले। उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 380। क्लियर है ये बात। चलो अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे जल्दबाजी में इस क्वेश्चन का आंसर गलत भी कर सकते हैं, पहले अच्छे से पढ़ लो। लिख रहा है सीता और गीता क्रमशः प्रत्येक 2 दिन और प्रत्येक 3 दिन के अंतराल के बाद तैराकी के लिए जाती है, स्विमिंग के लिए जाती है। कौन कौन, सीता और गीता है, ये तैराकी के लिए स्विमिंग के लिए जाती है। लेकिन सीता हर 2 दिन बाद जाती है, 2 दिन का गैप रख के लिखा है ना, प्रत्येक 2 दिन और प्रत्येक 3 दिन के अंतराल पे, मतलब 2 दिन का गैप रख के सीता जाती है स्विमिंग के लिए और 3 दिन का गैप रख के गीता जाती है स्विमिंग के लिए। यदि 1 जनवरी को वो दोनों एक साथ तैराकी के लिए गई थी तो अगली बार कितने जनवरी को एक साथ तैराकी के लिए जाएंगी। तो देखो समझना मेरी बात को, मान लो मैंने कहा कि पहले दिन या 1 तारीख को स्विमिंग के लिए गई, तो उसके बाद 2 और 3 का गैप रख के 4 को जाएंगी स्विमिंग के लिए, कौन, सीता।
फिर उसके बाद कब जाएगी, तो सर 5 और 6 दो दो दिन का गैप करके फिर 7 को जाएंगी स्विमिंग के लिए। फिर उसके बाद कब जाएंगी, तो आप कहोगे 8 9, फिर कब जाएंगी 10 को स्विमिंग के लिए जाएंगे, क्योंकि दो दो दिन का गैप रखना है। फिर उसके बाद क्या 11 12, फिर कितने को जाएंगी 13 को। तो ये सीक्वेंस चलेगा किसका, सीता का, कि पहली बार अगर 1 तारीख को गई सीता स्विमिंग के लिए तो उसके बाद 2 दिन का गैप रखेंगी, 3 2 और 3 का, फिर 4 को जाएंगी। फिर 5 और 6 का गैप रखेंगी, 7 को जाएंगी। फिर 8 और 9 का गैप रखेंगी, 10 को जाएंगी। फिर 11 12 का गैप रखेंगी, 13 को जाएंगी। वैसे ही इनका देखो, अगर ये पहली बार 1 तारीख को गई तो 3 दिन का गैप रखेंगे, 1 2 3, मतलब 2 3 4 का गैप रखेंगी, 5 को जाएंगी। फिर 6 7 8 का गैप रखेंगी, 9 को जाएंगी। फिर 10 11 12, 10 11 12 का गैप रखेंगे, 13 को जाएंगी। तो आप खुद बताओ कि दोनों एक साथ अब कितने तारीख को जाएंगे, 13 तारीख को ही तो जाएंगे। तुमने 1 जनवरी को स्टार्ट किया, 1 जनवरी को इसने भी स्टार्ट किया, 1 जनवरी को इसने भी स्टार्ट किया। ये हर 2 2 दिन के गैप पे जाती है तो सर, और ये हर 3 3 दिन के गैप पे जाती है, तो दोनों एक साथ अब कब कितने तारीख को जाएंगी स्विमिंग के लिए, तो आप क्या कहोगे 13 जनवरी को। बात खत्म। क्लियर है। चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ये रेस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आप सबको पता होना चाहिए कि सर दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। और ऐसा क्वेश्चन जहां पे समय आपका फिक्स हो, तो वैसे केस में दूरी का जो रेशियो होता है वही चाल का रेशियो होता है, और जो चाल का रेशियो होता है वही दूरी का रेशियो होता है। डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। कब, जब टाइम क्या हो, फिक्स हो। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1000 मीटर की एक दौड़ में टोटल दौड़ कितने की लगानी है, 1000 मीटर का ट्रैक है, उसकी दौड़, उस पर दौड़ना है। दौड़ में एक्स वाई जेड 3 प्रतियोगी है, 3 लोग दौड़ रहे हैं 1000 मीटर की दौड़ में। क्या कह रहा है, मान लीजिए कि वे सभी विभिन्न विभिन्न एक समान गतियों से दौड़ रहे हैं, अलग अलग चाल से, अलग अलग एक समान चाल से क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, वाई एक्स से 40 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है और जेड एक्स से 64 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है। यदि वाई और जेड को 1000 मीटर की दौड़ पूरी कर वाई और जेड को 1000 मीटर की एक दौड़ में प्रतिस्पर्धा करनी है, तो जेड वाई से कितने मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगा, यह बताना है आपको। तो चलो पहले तो इस सबको छोड़ो, पहले यहां आओ, पहले तो यहां आओ कि सर टोटल ट्रैक कितने का है, 1000 मीटर का ट्रैक है। अब देखो क्या कह रहा है, पहले लाइन में कह रहा है कि y x से 40 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है, मतलब x यहां से दौड़ना शुरू करेगा और y यहां 40 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगा। क्लियर है, यही तो कहा, y x से 40 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है। तो मुझे एक बात बताओ, x को तो टोटल 1000 मीटर दौड़ना पड़ेगा, लेकिन y को टोटल कितना दौड़ना पड़ेगा, तो सर 40 मीटर आगे से शुरू किया है तो y को टोटल 960 मीटर ही दौड़ना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, बोलोगे जी सर। आगे देखते हैं, फिर क्या कह रहा है, z x से 64 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है, मतलब x यहां से शुरू करता है और z इसके आगे कहां, 64 मीटर, मतलब यहां से यहां कितना है सर, 64 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है। तो मैं आपसे पूछूं z कितनी दूरी तय करेगा, तो आप कहोगे सर 1000 मीटर की दौड़ है जिसमें 64 मीटर से आगे से ये दौड़ना शुरू करता है, तो z कितने मीटर की टोटल दूरी तय करेगा, तो सर 936 मीटर की टोटल दूरी तय करेगा। पहले ये वाली लाइन क्लियर होनी चाहिए कि x पूरा 1000 मीटर की दूरी तय करेगा, y 960 मीटर की दूरी तय करेगा और z 936 मीटर की दूरी तय करेगा। तीनों की दूरी पता चल गई, बोलोगे जी सर। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी दौड़ होगा, टाइम तो वहां क्या होगा, फिक्स होगा। जैसे मैंने कह दिया 1000 मीटर की दौड़ लगानी है, एक्स वाई जेड है, तो टाइम सबके लिए क्या रखा, फिक्स रखा। तो यहां पे टाइम आपका कांस्टेंट चल रहा है, तो जो दूरी का स्पीड होगा, जो दूरी का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा, चाल का। ये वाली बात ध्यान रखना। तो मुझे यहां से ये पता चल गया, अब अगले स्लाइड में चलता हूं, मुझे यहां से ये पता चल गया कि एक्स है, वाई है, ठीक है, और वाई है और जेड है, यही तो है, वाई है और जेड है। बोलो हाँ या ना। एक्स है, वाई है, पहले एक्स और वाई को देख लेते हैं। सर इसके डिस्टेंस की बात करें तो एक्स 1000 मीटर दौड़ेगा तो वाई 960 मीटर दौड़ेगा, ऐसा कहा गया, ठीक है सर। इनको सॉल्व कर लो,
सर ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 25 बार कट जाएगा, और 4 से यह कितनी बार 24 बार। तो मैंने कहा डिस्टेंस का रेशियो ये, तो स्पीड का रेशियो भी यही होगा। एक्स और वाई के डिस्टेंस का रेशियो 25 और 24, तो स्पीड का रेशियो भी क्या होगा 25 और 24। वैसे ही एक्स और जेड की बात कर ले, किसकी बात कर ले, एक्स और जेड की। तो मैंने कहा कि सर अगर हमने एक्स और जेड की बात कर ली तो x 1000 मीटर दौड़ेगा तो z कितना दौड़ेगा, तो सर 936 ही दौड़ेगा, ऐसा कहा गया। सर इनको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो चलिए सर सॉल्व कर लेते हैं। सर 8 से काटने का प्रयास करेंगे, यह 125 बार कटेगा, और 8 से इसको काटेंगे सर 8 एकम 8, यह कितना बचेगा 13, फिर 8 एकम 8 और 8 सत्तू कितना 56। तो सर x और z का जो डिस्टेंस का रेशियो है वह कितना होगा 125 117, तो स्पीड का रेशियो भी क्या होगा 125 117। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों जगह x है, x यहां भी है और x यहां भी है, यहां x का स्पीड 25 है, यहां x का स्पीड 125 है, तो ऐसा होगा क्या, दोनों जगह स्पीड तो सेम होगा। तो क्या करो, या तो यह इसको 25 बना लो या इसको 125 बना लो। ठीक है सर, इसको 125 बना लेते हैं, तो किसका गुना करना पड़ेगा 5 का, तो यहां पे भी ऑटोमेटिक किसका गुना 5 का। रेशियो का रूल होता है, एक संख्या में 5 का गुना तो बाकी जितनी संख्या है सब में 5 का गुना। तो सर यहां x का मान 125 आ जाएगा, तो y का मान क्या आएगा सर 120 आएगा। तो यहां से मुझे क्या पता चल गया, सुनना मेरी बात को गौर से, कि सर x का स्पीड 125 होगा, y का स्पीड 120 होगा और z का स्पीड क्या होगा सर 117 होगा। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? जी सर, तीनों का स्पीड मैंने निकाल लिया। अब मुझसे क्वेश्चन में क्या कहा, y और z, अब सिर्फ x को हटा दिया, अब y और z की बात कर रहा है। y और z को 1000 मीटर की दौड़ पूरी करनी है, तो बताना पड़ेगा कि z y से कितने मीटर आगे से दौड़ लगाना शुरू करता है। टोटल 1000 मीटर की दूरी तय करनी है, तो सर z और y की चर्चा कर लेते हैं, y और z की चर्चा कर लेते हैं। y की अगर स्पीड की बात करें या डिस्टेंस की बात करें वह कितना है 120, और z के स्पीड या डिस्टेंस की बात करें वह कितना है 117। ये कट रहा है तो काट दो। जी सर कट रहा है, किससे कट रहा है, तो देखो सर 3 से कट जाएगा यह 40 बार, और 3 से इसको मैं काटूंगा, 3 तिया 9 और 3 नंबर 27, 27 बार कट जाएगा, 39 बार कट जाएगा। तो इसके स्पीड का रेशियो या डिस्टेंस का रेशियो 40 होगा, इसके स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा 39। अच्छा, दोनों को कितना तय करना है 1000। दौड़ कितने की है सर 1000 की है। अब हमसे क्वेश्चन में ये पहले कह दिया कि z को आगे रहना है, अगर z को आगे रहना है y को पीछे रहना है, तो y तो पूरा 1000 की दौड़ तो पूरी करेगा, और z कितने की दौड़ पूरी करेगा वही तो पता करना है, कर लेते हैं। तो सर मुझे पता है कि सर यह 1000 की दूरी तय करेगा, कौन y की, तो काटो इसको। सर कितना गुना 25 गुना, तो यह भी कितना गुना सर 25 गुना, 25 का गुना करो, 25 या 75 एक 0, और 25 नमा कितना 225, तो इनको जोड़ोगे सर 975 आएगा, सर 975 आएगा। इसका मतलब क्या है कि सर y अगर 1000 मीटर की दूरी तय करेगा तो z कितने मीटर की दूरी तय करेगा 975 मीटर की दूरी तय करेगा। इसका मतलब z y से कितना मीटर आगे से दौड़ तय करेगा, दौड़ना शुरू करेगा, तो आप कहोगे सर इनके बीच गैप कितने का है 25 का, तो 25 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 25 मीटर, कि जेड वाई से 25 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगा। ये अपना सॉल्यूशन था। क्लियर है, बस सब रेशियो पे खेलना था और कोई बड़ी बात नहीं थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, यदि x 25 से बराबर या उससे बड़ा है, फिर कह रहा y 40 से कम या उसके बराबर है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सदैव सही होगा, हमेशा क्या होगा सही होगा। तो आपसे ये कह रहा है कि x का मान या तो 25 हो या 25 से बड़ा हो, मतलब आप x का मान कुछ भी ले सकते हैं। 25 से शुरू करेंगे, 26 27 28 डॉट 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 कहीं तक भी आप जा सकते हैं, जैसे मान लो मैं 100 तक चला गया। y के बारे में कह रहा है कि y का मान या तो 40 के बराबर है या 40 से छोटा है, मतलब y का अधिकतम मान आप क्या ले सकते हैं 40, और छोटा कुछ भी ले सकते हैं 39 38 37, ऐसे ही डॉट 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 कम होता चला जाएगा। तो यहां से आप एक बात देख रहे हैं कि सर x का जो कम से कम मान है वो मैं कितना ले सकता हूं 25, और y का अधिक से अधिक मान मैं क्या ले सकता हूं 40। अब कह रहा है कि सर कौन सा कथन इसमें से चारों में से हमेशा सही होगा। तो पहला कह रहा है, सबसे पहला कह रहा है कि x y से बड़ा होगा। तो सोच के देखो सर, x का मिनिमम मान कितना है 25 और y का मान कितना है 40, तो क्या 25 40 से बड़ा है, नहीं, तो सर ये वाली चीज तो गलत हो गई। हर केस में सही होना चाहिए। क्या हर केस में ये बात सही है क्या, नहीं। हाँ, एक केस होगा जब इसका मान 100 ले लूं, इसका मान 40 ले लूं, तब तो कहोगे कि x y से बड़ा है, लेकिन सदैव सही होने का मतलब हर केस में सही होना चाहिए। अगला देखो,
कह रहा y माइनस एक्स करे तो 15 से बड़ा आएगा क्या? सर मैं नॉर्मल ले लेता हूं, y का मान 40 ले लेता हूं, x का मान 25 ले लेता हूं, तो सर वैल्यू कितना आएगा? 15। क्या हर केस में y माइनस एक्स 15 से बड़ा आएगा क्या? नहीं, ये भी बात गलत है। सर इस वाले केस में 15 आया, ठीक है सर। इस वाले केस में जैसे ये 40 ले लो, ये 100 ले लो, तो 40 और 100 को घटाओ, जैसे 40 ले लिया और मान लो यहां से कुछ और ले लिया, 25 ले लिया तो 15 आया, 40 ले लिया 26 ले लिया तो 14 आया, 40 ले लिया 27 ले लिया 13 आया। तो क्या y माइनस एक्स 15 से हमेशा बड़ा आएगा? नहीं सर, ये बात भी गलत है। तीसरा क्या कह रहा है? y माइनस एक्स 15 से छोटा या 15 के बराबर आएगा। तो देखो सर, y का मैक्सिमम वैल्यू में क्या ले सकता हूं? 40, और x का मैक्सिमम वैल्यू में क्या ले सकता हूं? 25। वो x का मिनिमम वैल्यू में क्या ले सकता हूं? 25। तो सर यह वैल्यू कितना आएगा? 15। तो आप कह सकते हो ना y माइनस एक्स 15 के बराबर होगा। सर 15 से छोटा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है। 40 में से 26 घटाओ 14 आएगा, क्योंकि इसका मान तो मैक्सिमम तुम 40 ले सकते, ये वाला वैल्यू ज्यादा लोगे, ये वाला वैल्यू कम लोगे, तभी तो इनके बीच डिफरेंस क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये 40 ले लिया, ये 26 ले लिया, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। सर ये 40 ले लिया, ये 27 ले लिया, तो वैल्यू कितना आएगा? 13 आएगा। तो ये वाली बात बिल्कुल सही है कि y माइनस एक्स करे तो या तो 15 से छोटा होगा या 15 के क्या होगा? बराबर होगा। तो ये वाली बात क्या है? सही है। अगला वैसे ही गलत होगा। क्या कह रहा है? x प्लस वाई 65 से बड़ा होगा। तो जोड़ के देखो ना सर, ये 40 और ये 25 है, 65 हो जाएगा। 40 है 25 से 65 हो जाएगा। लेकिन भैया ये 25 है, मान लो ये भी 25 ले लूं, इसका भी मान भी 25 ले लूं, तो दोनों को जोड़कर क्या आएगा? 85 तो आएगा। तो क्या हर केस में ये 65 या 65 से बड़ा होगा? नहीं। तो एकलौता ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी। y में से x घटाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, और वो पॉजिटिव वैल्यू हमेशा 15 के बराबर होगा या 15 से क्या होगा? छोटा होगा। तो ये वाली चीज क्या है? सही है। क्लियर है भाई? चलिए अगले को देखिए, 14 नंबर को। क्या कह रहा है? ईना अपने माता पिता के विवाह के कितने वर्ष बाद पैदा हुई? 4 वर्ष बाद पैदा हुई। ईना नाम की लड़की है, जब भी उनकी माता पिता का विवाह हुआ उससे 4 साल बाद उसका जन्म हुआ। उसकी माता उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है। ये इसके पिता हो गए, ये इसके क्या हो गई? माता हो गई। आपसे कह रहा है कि माता पिता से 3 वर्ष छोटी है, तो इसका मतलब जो भी माता की उम्र होगी उसमें 3 वर्ष जोड़ देंगे तो पिता की उम्र आ जाएगी। माता पिता से 3 वर्ष छोटी है, मतलब पिता माता से 3 वर्ष बड़े हैं। आगे क्या कह रहा है? सर ईना जो 13 वर्ष की है, ईना कितने वर्ष की है? सर 13 वर्ष की है। ठीक है सर, ये दे दिया क्वेश्चन में। 24 क्या लिखा है? उसकी माता उसके पिता से 3 वर्ष छोटे हैं। फिर आगे क्या लिख रहा है? और ईना से 13 वर्ष, ईना जो कि 13 वर्ष है उससे 24 वर्ष बड़ी है। ठीक है, कहना यह चाह रहा है कि उसकी माता पिता से तो 3 वर्ष छोटी है, लेकिन ईना से 24 वर्ष क्या है? बड़ी है, जबकि ईना की उम्र कितनी है? 13 है। तो सर ईना से 24 वर्ष बड़ी होने का मतलब 13 में 24 जोड़ दूं तो उसकी माता की उम्र पता चल जाएगी 37 वर्ष, और जैसे ही माता की उम्र 37 पता चला तो पिता की उम्र कितनी हो जाएंगी? 40। क्या सारा डेटा बैठ गया? कि सिर्फ ईना 13 की है, 24 वर्ष बड़ी कौन है? उसकी माँ, तो 37 की, और 3 वर्ष बड़ा कौन है? उसके पापा, तो सर 40 के। यहां तक कहानी क्लियर। हमसे क्या कहा? ईना के पिता किस उम्र में विवाह हुआ? ईना के पिता का किस उम्र में विवाह हुआ? अभी कितने वर्ष के हैं? 40 वर्ष के। तो विवाह तब हुआ होगा जब उनकी बेटी नहीं रही होगी। उनकी बेटी कितने वर्ष की है? 13 वर्ष की। और शादी के कितने वर्ष बाद पैदा हुई थी? 4 वर्ष बाद। तो टोटल कितने हो गए? 17 वर्ष। 17 वर्ष घटा दीजिए, जैसे ही 17 वर्ष कम कर देंगे तो कितना आएगा? 23 वर्ष। इसका मतलब उनके पिता की शादी कौन से उम्र में हो गई थी? 23 वर्ष की उम्र में हो गई थी। बात खत्म। क्लियर है? चलो अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्या लिखा है? राकेश के पास एक विशिष्ट कंपनी के 8 मोबाइल हैंडसेट खरीदने के लिए धनराशि थी, लेकिन खुदरा व्यापारी ने उस खास हैंडसेट को बहुत अच्छी छूट का प्रस्ताव दिया। राकेश अपने पास की धनराशि से 10 मोबाइल हैंडसेट खरीद सका, तो खुदरा व्यापारी द्वारा प्रस्तावित छूट कितनी है? कहने का मतलब यह है कि राकेश 8 मोबाइल खरीदना चाह रहा था, लेकिन खुदरा व्यापारी बहुत अच्छा डिस्काउंट दे दिया, जिसके कारण उतने ही पैसे में अब वो कितना मोबाइल सेट खरीद कर आ रहा है? 10 मोबाइल लेकर आ रहा है। तो देखो सुनना मेरी बात को, संख्या की बात करूं तो पहले वह कितना मोबाइल खरीद कर ला रहा था? 8। अब कितना ला रहा है? 10। क्यों? क्योंकि सर डिस्काउंट मिल गया। तो इसका मतलब यह है कि जितने जो 8 मोबाइल का दाम था वही तो 10 मोबाइल का दाम है। आप ऐसे समझो कि सर मैंने मान लिया कि पहले वह कितना मोबाइल खरीदना चाह रहा था? सर 8 मोबाइल खरीदना चाह रहा था। मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि एक मोबाइल 10 रुपए का रहा होगा, तो 8 मोबाइल कितने रुपए का होगा? 80 रुपए का।
अब हमसे क्या कह रहा है कि अब वह 8 की जगह 10 मोबाइल खरीदना चाह रहा है। लिखा है ना, राकेश अपने पास की धनराशि से 10 मोबाइल हैंडसेट खरीद सका। मतलब जितना धन वह 8 मोबाइल को खरीदने के लिए लिया गया था, उतने ही धन में वो 10 मोबाइल को खरीद पाया। मतलब इस 10 हैंडसेट को भी वो कितने में खरीद रहा होगा? 80 रुपए में ही खरीद रहा होगा। मतलब अब एक हैंडसेट कितने रुपए का पड़ा? 8 रुपए का पड़ा। इसका मतलब पहले हैंडसेट का मूल्य, एक हैंडसेट का मूल्य 10 था, अब एक हैंडसेट का मूल्य कितना है? 8 है। तो भैया पहले से कितने रुपए की मूल्य में कमी आ गई? 2 रुपए की। 2 रुपए की मूल्य में कमी आ गई, मतलब 2 रुपए का छूट मिल गया। और कितने पे मिल गया? 10 पे मिल गया। गुना किसका कर दो? 100 का। सर 0 से 0 गया, मतलब 20% का उसको क्या दे दिया दुकानदार? डिस्काउंट दे दिया। सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। बात खत्म। क्लियर है भाई? चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है? दिया गया है कि 100 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 40 है। सर टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 100। इसका एवरेज कितना है? सर 40 है। फिर क्या लिखा गया कि बाद में पाया गया एक विद्यार्थी का अंक 53 था, गलती से 83 पढ़ लिया गया। एक विद्यार्थी का अंक 53 नंबर लेना था, लेकिन गलती से उसने क्या ले लिया? 83 ले लिया। तो सर कितना ज्यादा ले लिया? 30 ज्यादा ले लिया। 30 अधिक लिख दिया, इसीलिए तो ये औसत है। तो जो गलती हुआ है उसको सुधार लिया जाए। 30 अधिक किया तो 30 कम कर देंगे तो गलती सुधार पाएंगे क्या? बोलोगे जी सर। तो 30 तो टोटल में कम करना पड़ेगा, हमें औसत चाहिए, तो औसता के लिए क्या करेंगे? संख्या का भाग लगा देंगे। 100 का भाग लगाते ही हमें पता चल गया कि सर भाग लगाने का मतलब 0.3, मतलब जो भी औसत है उसमें 0.3 की कमी कर दो। तो पहले औसत कितना था सर? 40, इसमें 0.3 कम कर दो। कम करते ही कितना बनेगा? 39.7। मतलब सही औसत 39 दशमलव क्या था? 7 था। गलत क्यों हो गया? क्योंकि 53 की जगह 83 ले लिया था, इसीलिए गलती से 40 आ गया था। ठीक है भाई, चलो अगले को देखो, 17 नंबर। क्या कह रहा है? यदि किसी उचित भिन्न के अंश और हर को उतना ही धनात्मक मात्रा जो शून्य से अधिक से बढ़ा दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? देखो सीधी सी बात है, भिन्न की बात कर रहा है और भिन्न में अंश और हर की बात कर रहा है। कोई भी भिन्न ले लो, जैसे 1/2 भिन्न है क्या? और भी कोई ले लो। सर जैसे 2/3 भिन्न है क्या? बोलोगे जी सर। अब क्या कह रहा है कि जितना अंश बढ़ाओ उतना ही हर बढ़ाओ। तो देखो अगर मान लो अंश में मैंने 1 जोड़ दिया तो हर में भी 1 जोड़ दो। मान लो अंश में मैंने 2 जोड़ दिया तो भैया हर में भी 2 जोड़ दो। अब इससे वैल्यू बढ़ेगा घटेगा, या हमेशा कम होगा, या हमेशा बढ़ेगा, या वही रहेगा, ये बताना है। तो सर 1/2 का मतलब 0.5 होता है क्या? सर इनको सॉल्व करेंगे, 2/3 आएगा तो सर ये 0.66 आएगा क्या? सर ये 4 ये 2 और 2 कितना? 4, और 4/5 आएगा तो सर ये 0.8 आएगा क्या? बोलो हाँ या ना। तो आप क्या कह रहे हो कि सर जितना, कोई भी भिन्न ले लूं, दुनिया का कोई भी भिन्न ले लूं, जैसे मान लो मैंने 2/3 ले लिया, ऊपर नीचे दोनों 1 जोड़ दिया, ऊपर भी मैंने 1 जोड़ दिया, नीचे भी 1 जोड़ दिया, तो 1 जोड़ के ये 3 और ये कितना? 4। यहां भी मैंने 2 जोड़ दिया और यहां भी मैंने 2 जोड़ दिया, तो सर ये हो गया। सर यहां भी मैंने 3 जोड़ दिया और यहां भी मैंने 3 जोड़ दिया, तो ये हो गया। अब चेक करो, सर इसको भाग लगाओगे तो 0.66 आएगा, इसको भाग लगाओगे तो 0.75 आएगा, इसको भाग लगाओगे 0.80 आएगा, इसको भाग लगाओगे तो क्या आएगा? 0.6। 8 छक 48, जो 8 दूनी 0.62 आएगा। तो आप खुद बताओ कि अंश और हर दोनों में समान समान संख्या अगर जोड़ दिया जाए, जितना अंश में जोड़े उतना ही हर में जोड़े, तो वैल्यू हमेशा बड़ा ही आएगा या छोटा आएगा? हमेशा वैल्यू आगे का पहले से बड़ा आएगा। तो ये चीज हमने देख लिया। अब हमसे क्या कह रहा है? हमेशा मूल भिन्न से छोटा होगा? नहीं भाई, मूल भिन्न से छोटा नहीं होगा, मूल भिन्न से वैल्यू बड़ा ही आएगा, क्योंकि दोनों में सेम जोड़ रहे हैं। हमेशा मूल भिन्न से बड़ा होगा? जी सर ये वाली बात सही है, तो बाकी तो वैसे ही गलत हो गया कि जब हम दोनों में अंश और हर में सेम सेम संख्या जोड़ेंगे तो पुराने वाले से अगला वाला वैल्यू हमेशा बड़ा ही आएगा। हमने चेक करके देख लिया, कोई भी एग्जांपल लेकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए भाई अगले को देखिए। एक प्रिंटर एक किताब के पन्नों पर 1 से शुरू करके नंबर डालता है, ठीक है, और कुल 3089 अंकों का इस्तेमाल करता है, तो उस किताब में कितने पन्ने हैं ये बताने हैं। देखो सिंपल सी बात है, किताब है, किताब पे नंबर होता है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अभी तक तो एक एक अंक वाला नंबर है, तो सर टोटल 9 अंक हो गए। लेकिन जैसे ही उस पर 10 लिखेगा तो उसमें कितने अंक हो जाएंगे? 2। तो टोटल कितने अंक हो गए? 11। जैसे ही उस पर 11 लिखेगा तो 2 अंक हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 13। समझना मेरी बात को गौर से। एक प्रिंटर एक किताब के पन्नों पर 1 से लिखना शुरू करता है। जैसे पहले पे 1 दिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, ठीक है। अब अगले पेज पे क्या लिखेगा? 10,
फिर क्या लिखेगा 11, फिर क्या लिखेगा 12, फिर क्या लिखेगा 13, इसी तरीके से लिखता है और इनके अंकों का योग करता है। जैसे देखो अंक यहां कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां 2 अंक है तो 9 क्या 10 11 12 13 14 15 16 17, इस तरीके से टोटल कितने अंक इस्तेमाल करता है 3089। तो आपको बताना है किताब में कितने पन्ने हैं, कितने पेज है, ये काउंट करके बताना है। तो देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, एक एक करके देखो। सबसे पहले अगर किसी पेज पर 1 से 9 तक लिखा हो तो मैं पूछूं कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे, तो आप कहोगे 9 होंगे। अरे 1 से 9 तक कितनी संख्या होगी, 9 संख्या होंगी, हम अंक निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले बताओ 1 से 9 तक टोटल कितनी संख्या है, 9, और हर एक में कितना अंक है 1, तो मैंने कहा कि सर टोटल अंक कितने हो जाएंगे 9 गुना 1 9। वैसे ही मैं पूछूं 10 से 99 तक, 10 से 99 तक टोटल कितनी संख्या होंगी, तो आप कहोगे सर 90 संख्या होंगी, और हर एक संख्या में कितने अंक है 2 अंक, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, तो सर आप कहोगे 180 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। वैसे ही मैं 100 से बात करूं और 999 तक, तो कितनी संख्या होंगी, तो आप कहोगे सर 900 संख्या होंगी, और हर एक संख्या में कितने अंक होंगे 3 अंक, तो मैं पूछूं टोटल अंक कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 2700 हो जाएगा। अब इसके बाद 999 के बाद हम शुरू कहां से करेंगे 1000 से, और 1000 से फिर कहां जाएंगे 999 तक। बोलो हाँ या ना। तो सर यहां कितने अंक संख्या होंगी 9000, हर एक पर कितने अंक होंगे 4, तो 9000 गुना 4 टोटल कितने अंक हो जाएंगे 36000। लेकिन भैया यहां डेटा तो 3000 के आसपास ही है, तो यहां जाने की जरूरत नहीं, यहीं कैलकुलेट कर लो। अब तक तुमने कितने अंक लिख दिए, तो 2700 और 189 जोड़ लो सर, यह 9 180 जोड़ोगे तो सर कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर 180 जोड़ते ही ये बनेगा कितना सर 2 8 8 और ये 9 जोड़कर 9। तो अब तक तुमने टोटल कितने अंक काउंट कर लिए 2889 अंक काउंट कर लिए, और टोटल उस प्रिंटर ने कितने अंक काउंट कर लिए हैं सर 3089 अंक काउंट कर लिए। इसमें से अगर मैं 2889 अंक घटा दूं सर, ये 0 यह 0 हासिल दोगे 2, तो 200 अंक और बच गए। अरे बोलो हाँ या ना, 200 अंक और बच गए। अब सर ये जो 200 अंक बच गए, अब इसके बाद कितने अंकों का कितने अंकों वाली संख्या लिखी जाएगी, तो सर 4 अंकों वाली, क्योंकि शुरुआत 1000 से होगा, तो सर 4 अंकों वाली संख्या लिखी जाएगी। तो मैं 4 से इसमें भाग लगा दूं तो सर मुझे पता चल जाएगा कि अब इसके बाद कितने पेज लिखे गए 50 पेज, 200 अंक बचे। अब पता है कि हर एक अंक कितने का होगा 4 अंकों का होगा, तो 200 में 4 का भाग लगाएं तो कितने पेज हो गए 50। तो मुझे एक बात बताओ, 999 पेज तो यहां तक काउंट कर चुके हो, उसमें 50 पेज और काउंट करना है, तो टोटल कितने पेज होंगे उसमें 1049। 1049 पेज पर टोटल अंक कितने होंगे 3089। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1049। क्लियर है। चलिए अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक परिवार में 2 बच्चे हैं और उनके माता पिता है। 2 बच्चे हैं, माता पिता है। बच्चे और उनकी माता के वजन का औसत कितना है 50 केजी। सर पहला बच्चा प्लस दूसरा बच्चा प्लस उसकी मां का औसत वजन 50 है, तो कुल वजन कितना होगा 50 का 3 गुना 150 किलो, ये तो औसत का बेसिक है। फिर कह रहा बच्चे और उनके पिता का वजन 52 है, तो सर पहला बच्चा दूसरा बच्चा प्लस उसके पिता का वजन औसत कितना है 52, तो टोटल कितना हो जाएगा सर 156। अब मैं यहां से आपसे पूछ दूं कि सर पिता और माता के बीच कितने केजी का गैप है, तो आप कह दोगे 6 केजी का। कैसे सर, इसमें से इसको घटा दो तो बच्चा से बच्चा कैंसिल हो जाएगा, फादर में से मदर को घटाओगे तो 156 माइनस 150 कितने केजी का गैप आएगा 6 केजी। मतलब पिता और माता के वजन में 6 केजी का अंतर है। आगे क्या कह रहा है, पिता का वजन 60 केजी है, पिता का वजन 60 केजी है, तो माता का बताओ। सर पिता का 60 केजी है माइनस माता बराबर 6, इसको इधर, तो आप क्या कहोगे 54 केजी की क्या है माता है। बात खत्म। हमसे कहा माता कितने केजी की है, तो आपका आंसर क्या होगा 54 केजी। 54 केजी की क्या है माता है। चलो भाई अगले को देखो, आसान था ये वाला, पेपर ज्यादा हार्ड, ये बढ़िया क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके पास 3 मूल्य वर्ग 1 10 और 50 रुपए के नोट है, 50 रुपए के मुद्रा पर्याप्त मात्रा में है। आपको 107 रुपए का बिल का भुगतान करना है, तो कितने तरीके से बिल का भुगतान कर सकते हो। अब इसको पूरा मैनुअली करना होगा, सुनना मेरी बात। आपके पास 50 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है और 1 रुपए का नोट है।
ये नोटों की संख्या है, ठीक है। ये 50 रुपए, ये 10 रुपए और ये 1 रुपए। कि सर आपके पास 50 रुपए का नोट है, 10 रुपए का नोट है और 1 रुपए का नोट है। टोटल आपको बिल कितने का पे करना है? 107 रुपए का पे करना है। तो आपको बताना है आप कितने तरीके से, आपके पास 50 रुपए के, 10 रुपए के, 1 रुपए के बहुत सारे नोट पड़े हुए हैं, खूब सारी ये नोट संख्या है आपके पास, 50, 10 और 1 रुपए के। आपको टोटल 107 रुपए किसी को पे करना है, तो कितने तरीके से पे कर सकते हैं इसको काउंट करके हमें बताना है। तो देखो हम सोच लें कि सर 107 रुपया देना है, अगर मैं दो नोट 50 का दे दूं, सुनना मेरी बात को गौर से, तरीके काउंट करो, दो नोट 50 का दे दूं तो 50 दूना 100 रुपए दे दिए। अब बचे कितने रुपए? 7 रुपए। तो सीधी सी बात है कि 10 का नोट तो दूंगा नहीं, तो मैं 1 रुपए के 7 सिक्के दे दूंगा या 7 नोट दे दूंगा। तो सर ये 50 दूना 100 और ये 7, 107 रुपए हो गए। जी सर। तो एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, अगर मैं 50 रुपए के दो नोट दे दूं और 1 रुपए के 7 नोट दे दूं तो टोटल 107 रुपया दिया जा सकता है। अब सर बढ़े आगे, मैंने 50 का एक ही नोट दिया तो मेरे पास कितने बच गए? 57। मेरे पास कितने बच गए? 57 रुपए। ये बात क्लियर है। सर मैं 10 का एक भी नोट ना दूं तो मुझे 57 का 57 1 रुपए का नोट देना होगा, तो एक तरीका ये। वैसे ही सर एक तो मैं ले लूं 50 का, एक मैं ले लूं 10 का, एक मैं ले लूं 47, एक मैं ले लूं कितने? 47 नोट 1 रुपए का, तो सर एक तरीका ये हो गया। वैसे ही एक इसका ले लूं, दो इसका ले लूं, तो सर 50 और 20 कितना? 70, और अगर ये 37 करूं तो 107 बन जाएगा। इस तरीके से काउंट करना है। ये एक ले लूं, ये 3 ले लूं, ये 27 ले लूं, तब भी काम चल जाएगा। सर ये एक ले लूं, सर ये 4 ले लूं और ये 17 ले लूं, तब भी काम चल जाएगा। आगे मैं बढ़ूं कि सर ये तो एक ले लूं, 50 रुपए का एक ले लूं, यह कितना ले लूं? 5 ले लूं 10 रुपए का, तो 50 और 50 100 और 1 रुपए का एक ले लूं, तो एक तरीका ये हो गया। मतलब अगर मैं 50 रुपए के दो नोट लूं तो एक तरीके से पे कर सकता हूं, 50 रुपए के एक नोट लूं तो कितने तरीके से? 1 2 3 4 5 6 तरीके से। तो अभी तो 7 तरीके हो गए 107 रुपए पे करने के। अब इसके बाद अब मैं 50 का एक भी नोट नहीं लेता हूं, मैं 50 का एक भी नोट नहीं लेता हूं, तो मुझे क्या करना होगा? 50 का मैं एक भी नोट नहीं ले रहा, अभी तक तो मैंने 50 के दो लिए, 50 के एक लिया, 50 का एक भी नहीं लेता हूं, तो सारा का सारा पैसा या तो 10 में पे करना होगा या फिर किस में करना होगा? सर 1 रुपए में पे करना होगा। बोलोगे जी सर, कर लो सर। अगर मैं इसके एक ले लूं तो मुझे इसके कितने लेने पड़ेंगे? 97, तो भी हो जाएगा। सर इसके मैं दो ले लूं तो इसके मुझे कितने लेने पड़ेंगे? 87, तो भी हो जाएगा। सर 10 रुपए के दो ले लूं तो इसके कितने लेने पड़ेंगे? 70, तो भी हो जाएगा। वैसे ही मैं इसके कितने ले लूं? इसके 3, इसके कितने ले लूं? 4, और इसके मैं कितने ले लूं? 67, तो भी सर बन जाएगा। वैसे ही मैं ये तो नहीं लूं, इसके कितने ले लूं? 5, और इसके कितने ले लूं फिर? सर 57, तो भी हो जाएगा। इसी तरीके से तरीका काउंट करना है। आगे मैं इसके 6 ले लूं, इसके कितने ले लूं? 47, क्योंकि मैं 50 का एक भी नहीं नोट ले रहा, तो एक तरीका ये होगा। आगे मैं बढ़ूं तो मैंने सर 50 का एक भी नहीं लिया, 10 का मैंने कितना ले लिया? 7, तो इसके कितने लेने पड़ेंगे? एक के 70, तो भी एक तरीका हो जाएगा। फिर इसके 8 ले लिया तो इसके कितने लेने पड़ेंगे? सर 27, तो भी एक तरीका हो जाएगा। इसके मैंने 9 ले लिए तो इसके कितने लेने पड़ेंगे? 17, तो भी एक तरीका हो जाएगा। इसके मैंने 10 ले लिए तो इसके मुझे कितने लेने पड़ेंगे? 1, तो भी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। 50 का तो मैं ले ही नहीं रहा, तो मुझे बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तो ये हो गए। कि सर मैंने क्या किया कि 50 के दो ले लिए तो एक तरीका, 50 के एक एक ले लिए तो 1 2 3 4 5 6 तरीका, तो 6 और 1 कितने? 7। यहां टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक तरीका तो ये भी तो हो सकता है कि सर मैं 50 का भी एक भी ना लूं, 10 का भी एक भी ना लूं, सारे के सारे 1 रुपए का ले लूं, तब भी तो एक तरीका बैठ सकता है। बोलोगे जी सर। तो ये टोटल तरीके टोटल कितने हो गए? काउंट करो सर, टोटल कितने तरीके हो गए? 18 तरीके। 18 तरीके से पैसा दिया जा सकता है 107 रुपया, और वो सारे तरीके क्या है? ये है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, लॉजिकल है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। क्या कह रहा है? दो कथन S1 S2 और उनके बाद आने वाले प्रश्न पर विचार करिए। पहला कथन क्या कह रहा है? पहला वाला स्टेटमेंट,
P और Q दोनों अभाज्य संख्या है, P भी अभाज्य संख्या है और Q भी अभाज्य संख्या है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनना मेरी बात को। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझा देता हूं कहना क्या चाह रहा है। आपसे कहा कि पहला स्टेटमेंट P और Q दोनों अभाज्य संख्या है, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि P प्लस Q विषम पूर्णांक है। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि क्या P गुना Q पूर्णांक विषम पूर्णांक होगा। मतलब आपसे ये कह रहा है कि P गुना Q करने पर हमेशा विषम संख्या आएगा क्या। आपको हाँ या ना में उत्तर देना है, या तो यस या फिर क्या नो। आपको यह बताना है कि P में Q का गुना करने पर हमेशा विषम संख्या आएगा। अगर हमेशा विषम संख्या आएगा तो यस बोलना, P में Q का गुना करने पर अगर विषम संख्या नहीं आएगा तो आप क्या बोलोगे, नो बोलोगे। तो इस क्वेश्चन का मतलब ही है कि आपको या तो हाँ या ना में जवाब देना है। तो देखो सर, पहला स्टेटमेंट क्या कहा, पहला कहा कि P और Q दोनों अभाज्य संख्या है, तो क्या P और गुना Q हमेशा विषम संख्या होगा, हाँ या ना बताना है। तो मैंने कहा सर अभाज्य की बात कर ले, तो अभाज्य संख्या क्या क्या होता है सर, 2, 3, 5, 7, 11, ये सारे क्या है, अभाज्य संख्या है। कहने का मतलब प्राइम नंबर है। तो अब इनमें से कोई भी ले लो। जैसे मान लो मैंने कहा कि मुझसे ये कहा गया कि P और Q दोनों अभाज्य है। मान लो मैंने P का मान ये ले लिया 2 और Q का मान मैंने 3 ले लिया, ये दोनों अभाज्य है। तो अगर मैं P गुना Q करूं तो सर मैं 2 में 3 का गुना करूं तो वैल्यू क्या आएगा, 6। 6 क्या है, सम संख्या है या विषम संख्या है, तो आपने कहा सर सम संख्या है। मान लो मैंने P गुना Q किया, P का मान मैंने 3 ले लिया और Q का मान मैंने 5 ले लिया, तो मैंने कहा 5 तिहाई 15। तो सर 15 क्या है सर, विषम संख्या है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं P और Q एक अभाज्य संख्या लूं तो इसका मतलब मैं गारंटी से कह सकता हूं कि P गुना Q सम होगा या विषम होगा, नहीं कह सकता ना। जबकि मुझे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप तो गारंटी से बताओ कि P में Q का गुना करने पर सम आएगा या नहीं आएगा, तो सर सॉरी विषम आएगा या नहीं आएगा। तो इस स्टेटमेंट से हम गारंटेड नहीं बता सकते कि P गुना Q सम होगा या विषम होगा, विषम होगा या नहीं होगा ये भी नहीं बता सकते। तो सर पहला वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि इससे हम ये जवाब नहीं दे सकते कि क्या, हमसे बोला ना क्या P गुना Q विषम है, हाँ या ना में उत्तर बताओ। अब बता सकते हो कि यहां से कि P गुना Q विषम होगा, हाँ या ना में उत्तर नहीं। आप एक बार कहोगे हाँ, एक बार कहोगे ना, ऐसे नहीं चलेगा, या तो हाँ या तो ना। अगले को देखो, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है P प्लस Q विषम पूर्णांक है। आपसे कह रहा है कि P और Q को जब जोड़ेंगे ना तो ऑड आना चाहिए। तो ये कब संभव है, जब एक वैल्यू ऑड हो और एक वैल्यू क्या हो, इवन हो। मतलब ये कि एक सम संख्या और एक विषम संख्या हो, इनको जोड़ने पे ही हमेशा क्या मिलता है, ऑड मिलता है। ये हमेशा फिक्स है कि जैसे सम संख्या मैंने 2 ले लिया, विषम संख्या मैंने 3 ले लिया, तो 3 और 2 5 आएगा। एक सम संख्या ले लो, एक विषम संख्या लो, जोड़ोगे तो हमेशा क्या आएगा, विषम ही आएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ कि मैंने सम संख्या 2 ले लिया, विषम संख्या मैंने 3 ले लिया, तो इनको जोड़ने पर 5 आ गया, ये बात तो ठीक है। सर सम संख्या मैंने 4 ले लिया, विषम संख्या मैंने 7 ले लिया, तो 7 4 11, ये बात सही है। तो सर ये वाली बात सही है, पहली वाली बात, ये वाली बात कि P प्लस Q विषम पूर्णांक अगर लेंगे तो हम क्या बता सकते हैं कि P गुना Q विषम पूर्णांक है या नहीं है। तो जी सर हम बता सकते हैं। क्यों, क्योंकि सर P और Q हमेशा एक सम होगा एक विषम होगा, तभी जोड़कर क्या आएगा, विषम आएगा। तो इस वाले केस में हम क्या देख रहे हैं कि हमेशा जो वैल्यू होगा एक सम लेना होगा एक विषम लेना होगा, एक सम लेना होगा एक विषम लेना होगा, एक सम लेना होगा और एक विषम लेना होगा। हमेशा एक सम लेंगे और एक विषम लेंगे, तब जाकर हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। तो हमसे यही कहा कि क्या P गुना Q विषम पूर्णांक है, हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैंने 2 और 3 लिया तो ये तो 5 आ गया, अब मैं 2 गुना 3 करूं तो 3 दूना 6 हो जाएगा। देखना गौर करके, 2 गुना 3 करूं 6 हो जाएगा। अगर मैंने ये कहा 4 और 7 लिया तो 7 गुना 4 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो आप हर केस में क्या देख रहे हो कि अगर P और Q का योग विषम संख्या है तो P और Q का गुना हमेशा सम संख्या ही आएगा। अगर ऑड में इवन जोड़ेंगे तो ऑड आएगा, लेकिन ऑड में इवन का गुना करेंगे तो इवन आएगा। तो इस वाले स्टेटमेंट से जवाब दिया जा सकता है ना कि हाँ सर कि P गुना Q एक विषम संख्या नहीं है, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो सही उत्तर क्या होगा कि ओनली स्टेटमेंट 2, सिर्फ स्टेटमेंट 2 से ये जवाब दिया जा सकता है कि P गुना Q विषम संख्या है या नहीं है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका था। क्लियर है, चलिए
अगले में बढ़ते हैं, अगले को देखिए। हमसे क्या कह रहा है, 136 को किसके साथ जोड़ना है, 1 3 6 5 बी 7 के साथ जोड़ना है, और जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 7a3। और कहा जा रहा है कि जहां a और b पूर्णांक है, दिया गया है कि यह 3 से विभाजित है, यह नंबर 3 से कट रहा है, यह नंबर 3 से कट रहा है। तो 3 का रूल क्या होता है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो सर ये 7 और 3 10 है, तो a का मान अगर 2 रख दूं, सोच के देखो, तो क्या 723 3 से कट जाएगा? जी सर कट जाएगा। अभी तो इसी पे चेक कर लेते हैं, इस पे नहीं बैठेगा तो आगे चेक कर लेंगे कि कम से कम a का मान मैं अगर 2 रखूंगा, कम से कम a का मान मैं अगर 2 रखूंगा तो यह नंबर 3 से कट जाएगा। अब एक एक करके चेक करो कि सर 6 और 7 13 का 3 हासिल 1, तो ये हासिल 1 आया होगा। 3 1 4, तो b का मान क्या लिया जाए कि इनको जोड़ने पर 2 आ जाए, तो b का मान 8 ले लोगे, बोलो हाँ या ना। 3 1 4 8 4 12, 12 का 2 हासिल 1, ठीक है। फिर ये एक हासिल इधर गया, तो 5 6 और 1 7, तो मतलब ये नंबर लाने के लिए सॉरी ये 7a3 है, ये अगर 3 से विभाज्य होगा तो a के जगह अगर हम 2 ले ले तो सारा डेटा बैठ जा रहा है, बोलोगे जी सर बैठ जा रहा है। तो b का संभावित मान क्या होगा, तो b का संभावित मान 8 होगा। अरे ये तो बहुत आसान था। अगला प्रोबेबिलिटी चेक ही नहीं करना, पर अगर इससे नहीं होता तो अगला देखते हैं, 7 3 10, फिर यहां 5 लेते एक की जगह, तब चेक करते हैं। तो 2 सही बैठ गया तो यही सही, ठीक है। आगे बढ़िए 23 को, क्या कह रहा है, सुनीता कागज के एक पत्रक को 3 टुकड़ों में काटती है। एक कागज है, इसके सुनीता ने 3 टुकड़े किए, 1 2 3। पहले टुकड़े की लंबाई 1 अंक वाली 3 विषम अभाज्य संख्या के औसत के बराबर है। भैया ये वाला लाइन पढ़ो, 1 अंक वाली 3 विषम अभाज्य संख्या के औसत के बराबर है। तो 1 अंक वाली अभाज्य संख्या क्या क्या होती है सर, 2 3 5 7, यही होता है। लेकिन उसमें भी कहा कि विषम अभाज्य संख्या है, तो 2 लोगे क्या, नहीं। अब कह रहा है कि ये जो पहला पहला टुकड़ा है ना, जैसे यहां से यहां तक, यह किसके बराबर है, तो इनके औसत के बराबर है। तो सर इसका औसत निकाल सकते हैं कि जी सर 7 5 12 और 3 15, 15 में 3 का भाग लगाया तो इसका औसत क्या आया, 5। तो पहला टुकड़ा का लंबाई कितना हुआ सर, पहला टुकड़ा का लंबाई कितना हुआ, 5। तो यह 5 दिया है, थोड़ा सा कोडेड लैंग्वेज में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या कह रहा है, दूसरे टुकड़े की लंबाई पहले टुकड़े की लंबाई और तीसरे टुकड़े की लंबाई, तीसरे टुकड़े की 1/3 के लंबाई के योग के बराबर है। अब क्या कह रहा है, जो दूसरा टुकड़ा है उसकी लंबाई क्या है, पहले टुकड़े की लंबाई, तो पहला टुकड़ा कितना है, 5, प्लस कह रहा है जो तीसरा टुकड़ा है उसके 1/3 लंबाई के बराबर। तो मान लो अगर तीसरा टुकड़ा मैं 3x ले लूं तो इसका 1/3 करूंगा तो x आ गया। यही तो कहा कि जो भी तीसरा टुकड़ा है उसका 1/3 और पहले टुकड़े का योग के बराबर क्या है, दूसरा टुकड़ा। तो मैंने कहा कि तीसरा टुकड़ा अगर 3x है तो 3x का 1/3 क्या होगा, x, तो दूसरा टुकड़ा क्या होगा, 5 + x। अब आगे क्या कह रहा है, तीसरे टुकड़े की लंबाई, अगले लाइन में कह रहा है तीसरे टुकड़े की लंबाई अन्य 2 टुकड़ों के लंबाई के योग के बराबर है। तीसरा टुकड़ा ये है, इसका मान इन दोनों के योग के बराबर है, तो ले लो 5 + 5 + x = 3x। तो सर 10 = 2x, तो x बराबर कितना आ गया, 5। और सर अगर x बराबर 5 आ गया तो यहां से मुझे पता चल गया पहला टुकड़ा तो 5 है ही, दूसरा टुकड़ा 5 और 5 10 हो जाएगा, और तीसरा टुकड़ा 5 या कितना हो जाएगा, 15। तो हमसे क्या कहा, कागज की लंबाई 15 10 25 और 5 30, तो कागज की टोटल लंबाई कितनी है, 30 यूनिट। यही हमसे पूछ रहा था। अगले को देखो, अब ये वाले क्वेश्चन तो पहले भी करा रखे हैं। देख क्या कह रहा है, x + y + z का मान 6 है, तो x और y और z के कितने मान पूर्णांक लेना है, ये देखो, और लिख रखा है घन पूर्णांक, ठीक है, घन पूर्ण संख्या। अब देखो क्या क्या लिया जा सकता है, तो सीधी सी बात है, x + y + z 6। तो मैं सोच लूं अगर x का मान 4 लूं, इसका मान 1 लूं, इसका मान 1 लूं, तो भी 6 बन जाएगा, एक तरीका ये। अब बताओ x का मान मैं 3 लूं, इसका मान मैं 2 लूं, इसका मान 1 लूं, तब भी 6 बन जाएगा। x का मान 3 लूं, इसका मान 1 लूं, इसका मान 2 लूं, तब भी 6 बन जाएगा। अगर x का मान मैंने 2 लिया, y का मान भी मैंने 2 लिया, z का मान भी 2 लिया, तब भी 6 बन जाएगा। अगर मैंने ये 2 लिया, ये मैं 1 ले लूं, बोलो हाँ या ना, और ये मैं 3 ले लूं, तब भी बन जाएगा।
मैंने ये 2 लिया, यह 3 लिया, यह 1 लिया, तब भी बन जाएगा। क्लियर है ये बातें कि सर इसका मान मैंने 4 लिया, ये 1 लिया तो 6 हो गया। इसका मान मैंने 3 2 1 लिया 6 हो गया, 3 1 2 लिया 6 हो गया, 2 2 2 लिया 6 हो गया, इनको ले लिया इनको ले लिया, ये क्या हो गया 6। तो 1 2 3 4 5 6, 6 तरीके ये। और भी तो हो सकता है। और क्या हो सकता है, और क्या लिया जा सकता है? सर मैं ऐसा भी तो ले सकता हूं 1 2 3, मैं ऐसा भी तो ले सकता हूं 1 3 2, बोलो हाँ या ना, 4 3 2, ऐसा भी तो ले सकता हूं 1 2 3, तब भी तो 6 बना, 1 3 2 तब भी तो 6 बना। क्या ये बात क्लियर है? सर ऐसा भी तो ले सकता हूं 1 4 1, सर ऐसा भी तो ले सकता हूं 1 1 और 4, टोटल 6 ही लाना था। सर इनको जोड़ के भी 6, इन सबको जोड़कर 6 तरीके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने तरीके हैं 10। और डायरेक्ट आपको ये भी पढ़ा रखा था क्लास में, कभी भी ऐसे काउंट किया करना हो कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर n है, तो ऐसे काउंट करने का तरीका क्या होता है, n माइनस 1 सी r माइनस 1। अब n क्या है, तो सर यहाँ n का मान 6 है, तो मैंने कहा 6 माइनस 1 सी। r क्या है, तो कितनी चर राशि है 3, तो 3 माइनस 1, तो आपने कहा 5c2। और 5c2 को सॉल्व कैसे करते हो, 5 गुना 4, नीचे 2 है तो 2 फैक्टोरियल का भाग, 2 से 2 बार कटा तो 10। ये तरीका भी बता रखा है क्लास में कि डायरेक्ट इस तरीके से काउंट करते हैं ऐसे मानों को। ठीक है, या तो ऐसे लिख लिख के काउंट करो या डायरेक्ट इस तरीके से करो। चलो भाई अगले को देखो, 25 को। क्या कह रहा है, 8 अंकों की ये संख्या है। ठीक है सर, क्या है, 4 है 2 है 5 है 2 है 7 है 4 है 6 है और b है। कह रहा है ये 3 से कट रहा है, तो b के जगह क्या आएगा, तो सर अंकों का योग 3 से कट जाए तो संख्या 3 से कट जाएगी, तो 3 से कटने वाले नंबर काट लो। 4 2 6 3 से कट जाएगा, 7 2 9 3 से कट जाएगा, 5 और 4 9 3 से कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा। तो b का मान कम से कम क्या रख दिया जाए, 0 रख दिया जाए, क्योंकि b का मान 0 रख दोगे तो भी ये संख्या 3 से कट जाएगा। b का मान अगर मैं 3 रख दूं तो भी ये संख्या 3 से कट जाएगा, b का मान मैं 6 रख दूं तब भी ये संख्या 3 से कट जाएगा, और b का मान 9 रख दूं तब भी ये संख्या 3 से कट जाएगा। 9 से ऊपर रख नहीं सकते क्योंकि उसका 10 आ जाएगा और 10 अंक नहीं होता है, संख्या होता है। तो टोटल b के कितने मान संभव है, 4 मान संभव है। टिक लगाओ, ऑप्शन नंबर सी 4। क्लियर है? तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे यूपीएससी सीसेट 2019 के अंदर, उन सभी का सॉल्यूशन मैंने आपको कराया है। दोस्तों में एक बार अपने सेशन को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, उनको बता दीजिएगा कि अगर आपको पीवाई को क्यू का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।